नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके रचयिता हैं माधवराव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक मानी जाती है। नवीनतम खोजों के अनुसार इसे हिंदी की प्रारंभिक कहानी माना गया है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वान मानते हैं कि जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती कहानी थी वह हिंदी की पहली कहानी है। लेकिन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित यह एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है, इसे आज के समय में हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। क्यों इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी नहीं माना गया? इसके संदर्भ में राजेंद्र यादव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में स्पष्ट किया है कि इंदुमती कहानी पर जो शेक्सपियर का नाटक टेम्पेस्ट है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के चलते उन्होंने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी नहीं माना। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जो है एक टोकरी भर मिट्टी को भी हिंदी की पहली कहानी नहीं मानते, जबकि उन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई उसने कहा था कहानी जो वर्ष 1915 में लिखी गई थी, उसे हिंदी की प्रारंभिक कहानी घोषित किया था। परंतु आज की जो नई अनुसंधान है उसके आधार पर माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की प्रारंभिक कहानी माना जाता है। ये एक आदर्शवादी कहानी है क्योंकि ये प्रारंभिक कहानियों में गिनी जाती है, प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों में आती है। इसलिए हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग में जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो किस प्रकार की हैं। आदर्शवादी कहानियाँ रहीं, खासकर सामाजिक जो हम यथार्थ है या सामाजिकता से जुड़ी कुछ कहानियाँ लिखी गई, आदर्शपरक कहानियाँ लिखी गई, वैसी ही कहानी ये भी रही है। तो आइए अब हम इसके बारे में जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको देखते हैं। इसके साथ साथ आप माधवराव सप्रे के बारे में भी ज़रूर जानकारी रखें कि एक उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक और संपादक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने उसने कहा जो आपका एक टोकरी भर मिट्टी रही, इस कहानी के अलावा सुभाषी तरल और एक पथिक का स्वप्न नामक कहानियाँ भी लिखी हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है इनकी एक टोकरी भर मिट्टी, तो इसके बारे में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है देवी प्रसाद वर्मा इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देवी प्रसाद वर्मा ही नहीं बल्कि नवीन अनुसंधानों के आधार पर इसे ही हिंदी की प्रारंभिक कहानी या शुरुआती या पहली कहानी जो है वो माना गया है, जिसका रचना वर्ष 1901 में रहा और यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्र में प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र पत्र के जो संपादक रहे हैं ये स्वयं माधवराव सप्रे ही रहे। इसके साथ साथ इन्होंने हिंदी केसरी नामक पत्र का संपादन भी किया है। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कई बार प्रश्न से पूछ लेते हैं कि किस पत्रिका में जो प्रकाशित रही कहानी। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये भी रख लेना है कि इस कहानी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ पर लिखा देखिए, अमीरी और गरीबी के वैमनस्य पर आधारित 600 शब्दों की एक लघु कहानी है। अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो बहुत बेहद छोटी कहानी है, मात्र 600 शब्दों की। और ये बात किसने मानी थी? डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है कि ये 600 शब्दों की एक छोटी कहानी है। अमीरी और गरीबी के वैमनस्य यानी कि जो अमीर और गरीब हैं उनमें जो विभिन्नता है उसको चित्रित करती ये कहानी है। यहीं पर आपको ध्यान रख लेना है कि अमीर और गरीब दो वर्ग हैं, यानी कि यहाँ पर वर्ग भेद की बात भी इस कहानी में दिखाई गई है। तो वर्ग भेद की बात हो रही है, जो मार्क्स का सिद्धांत है वर्ग भेद, उसने समाज में दो वर्गों की बात किया ना, तो उस पर आधारित। गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना के क्षण की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति भी इस कहानी में हुई है। जमींदार वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग के शोषण का चित्रण इसमें मिलता है। और आदर्शवादी कहानी और जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ ही कहानी का अंत भी होता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसमें पात्रों में क्या है, गतिशीलता है, एक तरह का ही बने रहना उनके व्यक्तित्व में नहीं है, जो कि प्रारंभिक कहानियों में हम देखते हैं कि आदर्शपरक कहानियों में अक्सर देखने को मिलता है। प्रेमचंद पूर्व युग में दो तीन तरीके की ही कहानी और उपन्यास आपने देखा कि या तो आदर्शपरक होगी या घटनापरक होगी, ठीक है, या फिर थोड़ी सी सामाजिक होगी। तो ये तीन तरीके की कहानियाँ या तीन तरीके का जो कथा लेखन उस समय होता था, ठीक वैसे ही इस कहानी में भी दर्शाने का प्रयास किया गया है, जहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात हो रही है, यानी कि यह एक आदर्शपरक या आदर्शवादी कहानियों में गिनी जाएगी। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का गौरव
हासिल करती है, जिसमें सामाजिक अन्याय का विरोध है और अमीरी गरीबी के वैमनस्य पर आधारित है, और जहाँ पर दो वर्ग रहते हैं, एक तो जमींदार वर्ग है जो समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है, और दूसरी है विधवा जो कि शोषित वर्ग का प्रतीक यहाँ पर माना गया है। विधवा की जो मार्मिक बातें हैं उससे जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो उससे क्षमा मांगकर उसको उसकी झोंपड़ी जो है वो लौटा देता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी में एक संदेश दिया गया है कि हमें कभी भी गर्व अपनी अमीरी पर नहीं करना चाहिए। और सामान्य सी बात है कि ये एक आदर्शपरक कहानी रही है। आइए अब हम इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि जो लेखक रहे हैं उन्होंने इसके संदर्भ में क्या कहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर सत्यकाम का एक कथन है जो कि आई थिंक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है, इसको एक बार आप जरूर देखें। ये कहते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीकात्मक कहानी है। ऊपर से यह कहानी जमींदार के जुल्म की प्रतीत होती है, परंतु असल में कहानी मातृभूमि से लगाव का प्रतीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि उस विधवा के माध्यम से अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी से जो लगाव है, जो प्रेम है, उसको दिखाने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। इसलिए इसने कहा कि यह प्रतीकात्मक है और कहानी जमींदार के जुल्म की भले ही है, लेकिन सही मायने में अगर इस कहानी की अगर हम बात करें तो ये अपने स्वदेश के प्रति, अपने स्थान के प्रति एक लगाव का प्रतीक है, इसलिए इसको प्रतीकात्मक बोला गया डॉक्टर सत्यकाम के द्वारा। इसके अलावा डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं कि 1900 से 1905 की कहानियों में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी की अवधारणा से अधिक निकट दिखाई पड़ती है। आश्चर्यजनक रूप से यह 20वीं शताब्दी में उर्दू हिंदी में प्रकाशित समस्त गद्य कथाओं से प्रकृतितः भिन्न है। यानी कि शुरुआती कहानियों में एक इस प्रकार की दूरदृष्टि, या यूं कहें कि जहां पर शुरुआत में हम देखते हैं कि बिल्कुल सामान्य या किसी राजा विशेष की या कोई ऐसी अलौकिक घटना पर आधारित कहानियां लिखी जा रही थीं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की स्वाभिमान और अपने स्थान के प्रति प्रेम लगाव की कहानी को गढ़ा गया है। इसलिए ये क्या कहा है, बाकी कहानियों से क्या है, भिन्न है और पाश्चात्य अवधारणा से निकट दिखाई पड़ती है। जो कि हमने पहले वर्ग संघर्ष की बात की ना, तो मार्क्स का सिद्धांत रहा, तो कहीं ना कहीं समाज के किसी मुद्दे को लेकर के भी इसको लिखा गया है। आगे गोपाल राय लिखते हैं कि यह लगभग 600 शब्दों की छोटी सी कहानी है, जिसमें एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना का क्षण ही रोशनी के केंद्र में है। तो यानी कि यहाँ पर जो विधवा बुढ़िया है उसका स्वाभिमान भी इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। ये बात कौन कहते हैं, डॉक्टर गोपाल राय। इसके बाद यहाँ पर अगर हम कहानी की मूल संवेदना देखें तो उससे पहले गोपाल राय का एक और कथन आता है, इसको भी देख लीजिए। ये कहते हैं कि ये कहानी अपनी संरचना में ओ हेनरी, ये एक अमेरिकी कथाकार रहे हैं। इसके अलावा मोपासा, ये फ्रांसीसी कथाकार हैं। इनकी तुलना में चेखव के अधिक निकट हैं। तो ये भी घटना प्रधान कहानियां ही ज़्यादातर लेखन इनका कार्य रहा है, जो हेनरी हो गया या मोपासा हो गया, ठीक है। चेखव ये एक रूसी लेखक हैं, तो चेखव के बिल्कुल निकट पाए जाते हैं। जिस तरीके की कहानी चेखव ने लिखी, ठीक वैसी ही यहाँ पर हमें कौन दिखाई पड़ते हैं, जो माधवराव सप्रे हैं ये। तो ये वाला कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि संरचना में किसकी करीब हैं, ये चेखव के ज़्यादा निकट हैं, हेनरी और मोपासा के। हालांकि लिखते वो भी सेम है, लेकिन चेखव के बिल्कुल करीब हैं, ठीक है। तो ये कथन भी आप याद रखें। अब बढ़ते हम इसकी मूल संवेदना की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इस कहानी में कौन कौन सी मुख्य बातें रही हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि विधवा जो बुजुर्ग है उस महिला की पीड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि इसका मूल प्रतिपाद्य जो है वो जमींदार द्वारा अपने जो महल के अहाते के लिए, देखिए एक बूढ़ी विधवा होती है, उसकी झोंपड़ी को हटाने और जमींदार की आंख खुलने के पश्चात जो झोंपड़ी को जमीन वापस करने की एक छोटी सी आदर्शपरक कहानी है। इसके जरिए आपने इसका मूल प्रतिपाद्य जो है वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा इसमें दिखती है, सामंती शोषण और वर्ग विभेद है, साथ ही साथ मातृभूमि के प्रति प्रेम व मानवीयता का संदेश भी इसमें दिया गया है बाद में, ठीक है। लचर कानून व्यवस्था का चित्रण भी इसमें दिखाई पड़ता है और हृदय परिवर्तन यानी कि आदर्शवाद की भावना यहां पर हमें देखने को मिलती है। और कहानी का जो केंद्रीय तत्व वो वैसे आदर्शवाद ही रहा है ना। तो इसको आप याद रखें। चलिए, ये तो होगी इसकी मूल संवेदना की बात। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं आपको कि क्या क्या बातें रही हैं इस कहानी में, उनको आपने देखना है। और लेखकों ने क्या कहा वो भी हमने जान लिया। अब हम जानते हैं थोड़ा सा
इस कहानी की पात्र योजना के बारे में। पात्र हालांकि इसमें ज़्यादा थे ही नहीं, 2 ही पात्रों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, जिसमें बुजुर्ग विधवा हैं और जमींदार हैं, इन दोनों को ही यहाँ पर केंद्र में रखा गया है। हालांकि इसके अलावा जो गौण पात्र हैं, बुजुर्ग विधवा की पोती आती है, जमींदार का वकील है, लेकिन वो नाम मात्र ही यहाँ पर पात्र के रूप में हम देखते हैं। बुजुर्ग विधवा वो बहू और पुत्र की मृत्यु देख चुकी है, जिसकी वजह से अब उसके पास केवल एक बेटी ही है। ठीक है। जमींदार हैं जो दम्भी व्यक्तित्व है, अहंकार और तिरोहित होकर जो है उसके हृदय में बदलाव आ जाता है, और उसके चरित्र में क्या है, गतिशीलता है। ये प्रश्न पूछा गया है पुराने पेपर में, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखें कि इसके चारित्रिक विशेषताओं को लेकर के भी प्रश्न अगर आपको पूछे। ठीक है। तो चलिए, ये तो बात होगी सामान्य सी इसके पात्र योजना के बारे में, और जो कथन रहे हैं लेखकों के इसके संदर्भ में उनके बारे में, और इसकी मूल संवेदना या मूल प्रतिपाद्यों के बारे में। अब हम इसके बाद देखेंगे इसका जो मूल पाठ रहा है उसके बारे में। एक टोकरी भर मिट्टी 1900, लेखक हैं माधवराव सप्रे। किसी श्रीमान के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। तो यहाँ पर देखिए, उसके पति और जो इकलौता पुत्र था उनकी मृत्यु उसी झोंपड़ी में हुई, और पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी। तो यहाँ पर कन्या की जो अवस्था है वो भी आपको ध्यान में रख लेनी है कि उसकी पतोहू यानी कि बहू जो है वो एक 5 साल की जो लड़की है उसको छोड़कर उसकी भी मृत्यु हो चली। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी उसे वापस दे दी। बस इतनी सी थी ये कहानी। बिल्कुल छोटी सी कहानी है देखिए, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जमींदार के हृदय परिवर्तन की ही बात हो रही है, और इसके साथ साथ बताया गया है कि कैसे उसने सरकारी अपना तंत्र जो चलाकर वकीलों का सहारा लेकर जो है उसकी झोंपड़ी को खाली करवाया था। यहाँ से ही इसमें जो हमारी लचर कानून व्यवस्था है उसका भी जिक्र किया गया है, और लास्ट में उसके हृदय परिवर्तन के साथ उसके चरित्र में जो एक गतिशीलता आती है, वो स्थिरता नहीं है उसमें कि वो अड़िग रहे अपने उस क्रूरता भरे व्यक्तित्व में। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक आदर्शवादी कहानी है।
आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।